हेलो, आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या हो गया था लास्ट क्लास में? चलो हेडिंग डाल लो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2। सो अपने पास एक एलिप्स दे रखा है और इस एलिप्स पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पैरामीटर θ1 है, पॉइंट बी का पैरामीटर θ2 है। तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसको लिख सकते हैं a cos θ1, b sin θ1, और जो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा a cos θ2, b sin θ2। सही है। अपने को इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है। तो बहुत समय पहले की बात है, सेम चीज हम लोग सर्कल के लिए करते थे। सर्कल में क्या करते थे? इलिप्स का इक्वेशन क्या है? इलिप्स का इक्वेशन है x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो सर्कल के लिए भी हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड देख रखा है कि पॉइंट ए उसका पैरामीटर θ1, पॉइंट बी उसका पैरामीटर θ2, और जो कोऑर्डिनेट आता है पॉइंट ए का वो आता है a cos θ1, a sin θ1। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट आता है वो आता है a cos θ2, a sin θ2। तो हमने क्या क्या देखा कि इस कहानी और इस कहानी में क्या फ़र्क है या फिर क्या सिमिलैरिटी है, और इस कहानी से इस कहानी में क्या सिमिलैरिटी है। तो अगर इस वाले कहानी में b को a रख दे तो यही चीज़ बन जाएगा। ठीक है। हमने इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी याद कर रखा है। हमने सर्कल के लिए ऑलरेडी याद कर रखा है कि सर्कल में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट θ1 θ2 क्या होता है। सर्कल हमने क्या याद रखा था? सर्कल हमने याद किया था ये होता है x बाई a, और यू कैन से दैट याद किया था हमने x cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 प्लस y साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2 इक्वल्स टू a cos θ1 माइनस θ2 बाई 2। तो ये हमने सर्कल के लिए याद किया था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट θ1 एंड θ2। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में x बाई a cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 प्लस y बाई a साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2 इक्वल्स टू कॉस θ1 माइनस θ2 बाई 2। सो ये क्या आ गया? ये हमने वही चीज़ है, ये सर्कल के लिए पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट θ1 एंड θ2, और तरीका वही होगा। अपने को दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। तो पहले स्लोप निकाल लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, एंड देन y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 करके लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। तो ऐसा कुछ आया था। तो अगर हम सेम कैलकुलेशन जो हमने सर्कल के लिए किया था, अगर हम सेम कैलकुलेशन एलिप्स के लिए करें तो बस फर्क ये हो जाएगा कि जहाँ जहाँ ये था वहाँ भी रहेगा। अगर हम सिमिलर तरीके से एलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग θ1 θ2 निकालें तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x बाई a cos
थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 प्लस वाई बाई बी हो जाएगा इसमें, वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इक्वल्स कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। तो जो तरीका सर्कल में यूज किए थे एग्जैक्टली वैसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, बस फर्क ये हो जाएगा कि सर्कल में हर जगह ए था, जबकि एलिप्स में एक्स के साथ ए आ जाएगा तो वाई के साथ बी आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर तुम इस वाले फॉर्मूले में बी को अगर ए से रिप्लेस कर दो, तुम्हें अपने आप सर्कल का इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो। तो ये याद रखना है अपने को, और ज्यादा जरूरी है यही याद रखना। जिसको स्टिल हैव सम डाउट वो खुद से करो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ दिस लाइन निकाल लो। उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिख लिया और वो यही आ जाएगा घूम फिर के। ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए कि अगर सेम कॉर्ड एक्सिस को अल्फा कॉमा 0 पे कट कर रहा है, एक्सिस ऑफ द एलिप्स को लेट्स से ये कॉर्ड अल्फा कॉमा 0 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पॉइंट ए है जिसका पैरामीटर थीटा 1 है, ये पॉइंट बी है जिसका पैरामीटर थीटा 2 है। तो ए बी कॉर्ड का अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये आ जाएगा x बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 प्लस y बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इक्वल्स कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। तो ये ए बी कॉर्ड का इक्वेशन है। और अपने को अल्फा निकालना है, यानी अपने को वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये कॉर्ड एक्स एक्सिस को और यू कैन से इलिप्स के एक्सिस मेजर एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो हमने इसमें अल्फा कॉमा 0 रख दिया, तो एक्स के जगह पे अल्फा, वाई के जगह पे 0। तो क्या आ जाएगा अल्फा बाई ए कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। तो यहाँ से जो अल्फा निकलेगा वो निकलेगा ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2। तो ये हो गया अल्फा। इसका मतलब कि कहाँ पे कट करेगा एलिप्स को। ठीक है, तो इसका मतलब कि एलिप्स के मेजर एक्सिस को कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2 विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 कॉमा 0। सो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये अपने को पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट याद रखना है। हमने पैराबोला में भी याद किया था। पैराबोला में याद किया था कि अगर T1 T2 कॉर्ड को ज्वाइन कर, T1 T2 पैरामीटर वाला पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस के साथ आता था वो माइनस ए T1 T2 कॉमा 0 था। तो हमने पैराबोला के लिए भी ये चीज़ याद किया था, तो हम ऐसा ही फॉर्मूला एलिप्स के लिए भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कहानी में। अब यहाँ से यानी कि हमने अभी तक क्या निकाला, हमने जो निकाला कि ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा यानी कि इसको हम अल्फ़ा बाई ए को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ लेते हैं, सो अल्फ़ा बाई ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, इसमें
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, तो अल्फा बाई ए क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन दोनों का सम नीचे आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ओके, सो ऊपर में हम कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं और नीचे में हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम ऊपर में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएं तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन, वह दोनों एंगल का सम और डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ चाहे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ, उसमें एक चीज़ से जुड़ आएगा, उसमें जो एंगल्स आएंगे वो जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा -2 साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला दोनों साइन ही आता है, तो एक साइन में प्लस होता है तो सी प्लस डी बाई 2 होगा, और एक साइन में क्या होता है, सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो हमने सी प्लस डी बाई 2 का वैल्यू निकाला, सी प्लस डी बाई 2 का वैल्यू निकाल लिया, तो वो कितना आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, तो ये सी प्लस डी बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये थीटा 1 ही आ जाएगा, थीटा 1 आ जाएगा, 2 थीटा 1 बाई 2 आ जाएगा। ओके, सो 2 थीटा 1 बाई 2 आ जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, दोनों एंगल का सम डिवाइड बाई 2, सॉरी एक और डिवाइड बाई 2 आना चाहिए था, उसको फिर से जोड़ लेते हैं। सी प्लस डी बाई 2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 डिवाइड बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में थीटा 2 कैंसिल होके 2 थीटा 1 बाई 2 एंड थीटा 1 बनेगा थीटा 1 बाई 2 आ जाएगा। सो कॉस सी प्लस डी बाई 2 की जो वैल्यू आ गई वो थीटा 1 बाई 2 आ गई। वैसे ही हम सी माइनस डी बाई 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पहला वाला में दूसरे वाले को घटाना है, सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 डिवाइड बाई 2, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि थीटा 1 से थीटा 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा 2 माइनस टू थीटा 2 बाई 2, तो माइनस थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, सो माइनस थीटा 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और नीचे में डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये सी माइनस डी बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये सब जब आ ही गया तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा देख लिया भाई क्या आएगा, फॉर्मूला बना लिया। सो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होता है, -2 साइन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 विच इज थीटा 1 बाई 2। फिर क्या करेंगे, अगेन साइन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो डिफरेंस क्या है, थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये माइनस और ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस बाहर निकालेगा तो प्लस बना देगा उसको। नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 कॉस एंगल का सम डिवाइड बाई 2, सो 2 कॉस थीटा 1 बाई 2 आ जाएगा। फिर अगेन क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, माइनस थीटा बाई 2। तो निगेटिव तो कॉस एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कॉस के अंदर माइनस ऑफ समथिंग लिखो या प्लस ऑफ समथिंग लिखो, बात तो बराबर ही है, तो हम माइनस को प्लस बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को एक बढ़िया बात समझ में आया, और क्या समझ में आया वो बात, तो यहाँ से जो एक बात समझ में आया वो ये आया
कि अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए का जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2/2। तो ये अपने को याद रखना है। ये क्या है? ये अल्फा एंगल और ए में रिलेशन है। हालांकि ये भी वही चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो अलग चीज़ है। ये भी अल्फा ए और एंगल थीटा 1 थीटा 2 में रिलेशन है, बट अपने को ये रिलेशन याद रखना है। दिस विल बी मोर हेल्पफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ से कहानी क्या बना था उसको फिर से एक बार देख लिया जाए। यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसा था कि अगर कोई एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स, उसको थीटा 1 और थीटा 2 पॉइंट पे, थीटा 1 थीटा 2 पॉइंट है, और कोई एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस पे कहीं भी कट कर रहा होगा, लाइक आर पॉइंट है तो आर पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, और आर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 है, तो अल्फा और ए में रिलेशन आ जाएगा। ओके, सो अल्फा और ए में रिलेशन क्या आता है? तो वो यही आता है कि अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए बराबर tan ऑफ थीटा 1/2 बराबर tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2/2। यही पढ़े थे। अच्छा, अगर मान लो कहानी में ऐसा हो जाए कि इसी पॉइंट से दूसरा वाला कॉर्ड भी पास हो रहा है और इसका जो एंगल है वो थीटा 3 एंड थीटा 4 है, तो हम अगेन क्या लिख सकते हैं? अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 3/2 इंटू tan ऑफ थीटा 4/2। अगेन कोई दूसरा कॉर्ड हो गया जिसका एंगल जो है वो थीटा 5 और थीटा 6 है, तो सेम कहानी अगेन लिख सकते हैं। अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 5/2 इंटू tan ऑफ थीटा 6/2। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया? ये सब आपस में बराबर ही है, सब आपस में बराबर है, तो लिख लो tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2/2 इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 3/2 इंटू tan ऑफ थीटा 4/2 इक्वल्स tan ऑफ थीटा 5/2 इंटू tan ऑफ थीटा 6/2 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये सबके सब किसके बराबर होगा? अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए के बराबर होगा। ठीक है, ओके, सो ये चीज समझ में आ गया। सो व्हाट इज द peculiar थिंग if this chord becomes focal chord? So if this chord will become focus chord, then what will happen? तो अगर ये फोकस कॉर्ड बन जाएगा ये कॉर्ड, तो जो अल्फा है वो ए ही हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से हमने ऐसे कॉर्ड बनाया और ये अल्फा पहले लिख रहे थे, तो इस बार फोकल कॉर्ड हो गया है। इस बार जो कॉर्ड है वो फोकल कॉर्ड हो गया है। फोकल कॉर्ड करने से फायदा क्या हो गया? हम अल्फा को ए ई कॉमा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट थीटा 1 है, यहाँ पे पॉइंट थीटा 2 है, तो अगेन कहानी हो जाएगा अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए होता है। तो अल्फा को कह सकते हैं ए ई माइनस ए अपॉन ए ई प्लस ए इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2/2 लिख सकते हैं। ए गेट्स कैंसल्ड। जब ये सब कैंसिल ही हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ से अपने को क्या मिला? यहाँ से अपने को मिला e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2/2। तो ये रिलेशन याद रखना है अपने को फोकल कॉर्ड के लिए। अगर थीटा 1 थीटा 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला फोकल कॉर्ड है, यानी एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड जो है वो थीटा 1 और थीटा 2 पैरामीटर वाला पॉइंट है, तो इसेंट्रिसिटी और उनके पैरामीटर्स के बीच में ये रिलेशन होता है। ऐसा ही सेम चीज़ हमने पैराबोला में भी पढ़ा था। पैराबोला में भी ऐसा ही एक रिलेशन निकाले थे। पैराबोला में हमने क्या देखा था कि अगर T1 T2 को ज्वाइन करने वाला कोई कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड है, ठीक है, अगर ये कॉर्ड एक फोकल कॉर्ड है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो T1 T2 होता है वो T1 T2 जो होता है वो -1 के बराबर होता है।
तो T1 T2 में हमने एक रिलेशन देख लिया था, ठीक है, तो वैसे यहाँ भी हमने देख लिया T1 T2 और इसेंट्रिसिटी में रिलेशन, ठीक है, इसेंट्रिसिटी तो बताता ही इलिप्स का, ओके, तो उसको याद रखना है। अच्छा, अब इसमें ये तो तब लगेगा ना जब S1 होगा, S1 के लिए ये फॉर S1 के लिए ये लगेगा, S2 के लिए तो माइनस से ही आ जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकली S2 के लिए बात करें तो S2 में क्या कहानी बदल जाएगा, S2 के लिए जो होगा वो माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा अल्फा, तो हमने अल्फा की जगह पे क्या रख दिया, माइनस ए रख दिया, सो माइनस ए अपॉन माइनस ए प्लस ए इक्वल्स, ये क्या बन जाएगा, कहानी इसका भी वही रहेगा। मान लो S2 रहता, इस बार चलो नया डायग्राम बनाते हैं, इस बार फोकल कॉर्ड है बट यहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट वही θ1 है और θ2 है, और इस बार ये पास कर रहा है S2 से, यानी कि माइनस ए कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो अल्फा की जगह पे माइनस ए रख सकते हैं, तो हमने अल्फा की जगह पे माइनस ए रख दिया, तो देखते हैं क्या आएगा। सो दिस थिंग विल ऑल्सो इक्वल्स टू tan ऑफ θ1/2 इंटू tan ऑफ θ2/2। तो हमने क्या किया, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, तो ए पहले कैंसिल कर दिए, या यूं कहें न्यूमरेटर में माइनस ए कॉमन ले लिया, तो अपने को मिल जाएगा e+1, डिनोमिनेटर में भी माइनस ए कॉमन ले लिया, तो अपने को मिल जाएगा e-1 इज इक्वल्स टू tan ऑफ θ1/2 इंटू tan ऑफ θ2/2, माइनस ए गेट कैंसल्ड, तो e+1 अपॉन e-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो इसमें तो उल्टा हो गया। तो इसका मतलब कि अगर तुम रेसिप्रोकल करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, e-1 अपॉन e+1 इक्वल्स टू कॉट ऑफ θ1/2 इंटू कॉट ऑफ θ2/2 बन जाएगा। तो ये रिलेशन कब लगेगा, देखिए tan का कॉट कब हो जाता है, e-1 अपॉन e+1 में, जब S2 यूज करते हैं, तो फॉर S2 दिस थिंग विल हैपन, ठीक है, देख लो। ठीक है, आई होप लिख लिए होगे। आगे देखते हैं। सो अपने पास एक एलिप्स है, एक क्वेश्चन छोटा मोटा ले लेते हैं, क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा है, देख लो क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहानी ये है, एक एलिप्स है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट रे निकला, फोकस बना लेते हैं, चलो इसको S1 बोल दिया, इसको S2 बोल दिया, तो हमने क्या किया, कहीं से भी एक लाइट रे आया, लेट से पॉइंट P जिसका पैरामीटर θ1 है, वहां से एक लाइट रे चलना स्टार्ट किया, वो पहला फोकस से पास किया। ये आगे चल के प्रूफ भी करेंगे इसको प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स में, कि अगर तुम कहीं से भी एक लाइट रे लाइट रे अगर इंसिडेंट होता है, अगर वो फोकस से पास करता है, तो फर्स्ट फोकस से अगर पास करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेकंड फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का जो पैरामीटर है वो θ2 है, अगेन जब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे कट किया तो ये θ3 है। फिर अगेन रूल क्या बोलता है कि अगर किसी एक फोकस से पास किया है कोई लाइट रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकस से पास करेगा, तो अगेन फिर ये पास करेगा S1 से, ठीक है, अगेन फिर ये कहाँ से पास कर जाएगा, S1 से पास कर जाएगा। फिर उसके बाद अगेन S1 से पास हो गया, फिर ये अगेन S2 से पास करेगा, ठीक है। ऐसा करते करते इन्फिनाइट टाइम्स लाइट का रिफ्लेक्शन होते रहेगा, और अल्टीमेटली तुम देख रहे होगे कि ये रिफ्लेक्शन तब तक होते रहेगा जब तक कि वो लाइट मेजर एक्सिस के पैरेलल ना हो जाए। यानी कहानी ऐसी होती है, अगर कोई सा भी इलिप्स है, इसमें दो फोकाई है S1 और S2, अगर तुमने लाइट रे कहीं एक जगह से इंसिडेंट किया, वो S1 से पास किया, रिफ्लेक्ट होके S2 से पास करेगा, अगेन रिफ्लेक्ट होके S1 से पास करेगा, अगेन रिफ्लेक्ट होके S2 से पास करेगा, अगेन रिफ्लेक्ट होके S1 से पास करेगा। तो ऐसा जब तक होता रहेगा जब तक कि वो लाइट रे इसके पैरेलल ना हो जाए मेजर एक्सिस के। सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनली होगा क्या, कि लाइट जो है वो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होते रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम्स रिफ्लेक्शन होने के बाद हो जाएगा, वो एक लाइन के पैरेलल हो जाएगा। एलिप्स का ये फायदा है,
ठीक है, तो अपने को जो क्वेश्चन वाले ने बोला कि ठीक है, S2 से फिर पास हुआ, फिर S3 से पास हुआ, सॉरी S3 कहाँ से आ जाएगा, फिर S1 से पास हुआ एंड सो ऑन। तो अगेन जब पास हुआ तो क्या हुआ भाई, अगेन जब पास, ठीक है इतना ही कहानी, ज़्यादा मत देखो, ठीक है इतना ही तक कहानी चल रहा है। तो हमने क्या देखा, फॉर S1, तो हम S1 के लिए क्या लिख सकते हैं, S1 के लिए लिख सकते हैं E-1 अपॉन E+1, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan ऑफ θ1 बाई 2 इंटू टैन ऑफ θ2 बाई 2। अच्छा, फिर फॉर S2, अब इस बार S2 से रिफ्लेक्शन हुआ, S2 में तो उल्टा हो जाता है, यानी E-1 अपॉन E+1 का जो वैल्यू होता है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला एंगल उसका θ2 है, दूसरा एंगल क्या है, θ3 है, S2 के लिए जो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब कि θ1 का काम θ2 करेगा और θ2 का काम θ3 करेगा। तो इट विल बी इक्वल्स टू कॉट ऑफ θ2 बाई 2 इंटू कॉट ऑफ θ3 बाई 3। ठीक है, तो ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan ऑफ θ1 बाई 2 इंटू tan ऑफ θ2 बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ θ2 बाई 2 इंटू कॉट ऑफ θ3 बाई 3। तो ये अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, यानी कि एक्चुअली अपने क्वेश्चन लिखा नहीं था, क्वेश्चन में प्रूफ अपने को ये स्टेटमेंट करना था। और दिया हुआ था कि θ1 पॉइंट से एक लाइट रे निकलता है जो फोकस 1 से पास करता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस 2 से पास करता है, और पैरामीटर्स θ1 θ2 θ3 गिवन है। तो प्रूफ करा था कि ये रिलेशन होल्ड करेगा, तो बिल्कुल होल्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये सब तो हो गया कहानी। टेंजेंट का कहानी भी पढ़ी चुके थे, अब आगे देखते हैं। सो टेंजेंट में क्या बोला जाता है, टेंजेंट में एक चीज है, चलो इस बार हमने क्या किया, फिर सब वही चीज रिपीट कर रहा है, पैराबोला वाला कहानी। सो हमने क्या किया, अपने पास इलिप्स है, इलिप्स पे कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, कहीं भी हो सकता है, दोनों पॉइंट कहीं भी हो सकता है ऑफकोर्स। तो हमने चलो थोड़ा सा इधर बना लिया, एक पॉइंट Q है, तो हमने क्या किया, पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और हमने क्या किया, पॉइंट Q पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को R बोलते हैं। ठीक है, तो R बोल दिए, तो अपने को क्या निकालना है, ये जो हेडिंग है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट θ1 एंड θ2 पॉइंट। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। ऐसा सेम चीज़ हमने पैराबोला में भी किया था, पैराबोला में भी हमने ऐसा देखा था कि अगर कोई पैराबोला है, एक पॉइंट T1 है, एक पॉइंट T2 है, T1 T2 पॉइंट पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो आता है माइनस, क्या आता है, माइनस A T1 T2 ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, A T1 प्लस T2, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू पॉइंट्स एंड अच्छा ये A T1 T2 होता है क्या, हाँ A T1 T2 होता है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा हमने पैराबोला केस में पढ़ा था। तो पैरामीटर्स और ए गिवन चीज में रिलेशन, तो यहाँ भी अपने को ही करना है, पॉइंट P का जो पैरामीटर है वो θ1 है, पॉइंट Q का जो पैरामीटर है वो θ2 है। सो पॉइंट P का पैरामीटर θ1 है, पॉइंट Q का पैरामीटर θ2 है, और दोनों का जो दोनों पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और वो टेंजेंट इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, पॉइंट R पे इंटरसेक्ट किया। अपने को क्या चाहिए, पॉइंट R का इंटरसेक्शन मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए, सही है। तो जो फर्स्ट थॉट होगा इंसानों का वो यही होगा कि वो पॉइंट P पे टेंजेंट का क्वेश्चन लिखेगा,
पॉइंट क्यू पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखेगा, फिर दोनों को सॉल्व करेगा। तो मेथड 1 जो एक इंसान सोच सकता है, नॉर्मल स्टूडेंट जो कम समझता है, जिसका दिमाग कम चलता है, वो क्या काम करेगा, वो क्या करेगा, वो लिखेगा इक्वेशन, पहला वाला टेंजेंट इक्वेशन लिखेगा, वो आ जाएगा एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा वन, यहाँ थीटा वन इक्वल्स टू 1। इसको बोलेगा कि ये इक्वेशन टेंजेंट 1 का इक्वेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही वो क्या करेगा, एक्स बाई ए कॉस थीटा 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 1, और ये आ जाएगा टेंजेंट किसका, सेकंड का, ठीक है। यानी क्यू पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो पी पॉइंट पे टेंजेंट इक्वेशन ये आ जाएगा, क्यू पॉइंट पे टेंजेंट इक्वेशन ये आ जाएगा। अपने को दोनों ही लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और थीटा 1 थीटा 2 के टर्म्स में। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, दोनों लाइन को सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग T1 and T2, यू कैन से सॉल्विंग T1 and T2, अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स का कुछ वैल्यू आ जाएगा, वाई का कुछ वैल्यू आ जाएगा, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। बट जब ऐसा करोगे तो आंसू आ जाएंगे, इतना आसान नहीं है इसको करना, ठीक है। ये मेथड बिल्कुल फेल हो जाता है, करने के लिए कर सकते हो बट बहुत ही मुश्किलें इसमें हैं। तो इट्स बेटर कि हमने पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट को x1, y1 बोल दिया, ठीक है। तो जो PQ है वो इक्वेशन ऑफ, PQ जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, सॉरी PQ क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। PQ क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अपने को PQ का इक्वेशन पहला फॉर्म में पता है, क्या पता है, PQ इक्वेशन पहले रट चुके हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 थीटा 2 क्या होता है, वो होता है एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ये होता है PQ कॉर्ड का इक्वेशन। अच्छा, हम PQ का इक्वेशन एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो PQ एक्चुअली में क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट आर। सो पॉइंट आर का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कह सकते हो, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कोई भी कोनिक है, किसी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको ज्वाइन करेंगे, जो कॉर्ड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट आर, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, टी इक्वल 0 होता है, तो इसका जो इक्वेशन आएगा उसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर हम आर के रिस्पेक्ट में टी इक्वल 0 लिखें तो भी काम चल जाएगा। तो हमने वही काम किया, हमने क्या किया, टी इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट आर उस कोऑर्डिनेट इज x1, y1। हमने मान लिया कि x1, y1 है, अपने पता थोड़ा ना है, अपने को x1, y1 की वैल्यू निकालनी है, अपने को r निकालना है, r का कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो हमने मान लिया x1, y1। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, t बराबर 0, t बराबर 0 कैसे लिखोगे, x1, सो x इन, अच्छा t तो पता ही होता है सबको, t क्या होता है, x बाई ए कॉस, सॉरी x x1 बाई ए स्क्वायर, ऐसा कुछ करेंगे, हाँ। तो जो t बराबर 0 कैसे लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर, सो x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये भी तो PQ का ही इक्वेशन है, ये भी तो PQ ही है, ऐसा नहीं कुछ अलग चीज़ है। तो PQ का इक्वेशन दो तरीके से लिख लिए हम, ठीक है, दोनों कंपेयर कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, अगर हम दोनों कंपेयर करें, ठीक है, तो कर लो कंपेयर, कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर हमने ऐसे कर लिया, ऊपर में x का कोफिशिएंट क्या है, पहले नीचे वाला x, नीचे में x का कोफिशिएंट क्या है, तो सेकंड में x का जो कोफिशिएंट है वो x1 बाई ए स्क्वायर है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 है अपॉन 1 बाई ए इक्वल्स टू, दूसरे वाले में जो y1 बाई बी स्क्वायर
अपॉन, ये दूसरे वाले में है y का कोफिशिएंट, ऊपर वाले में y का कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा वन प्लस थीटा 2/2 इंटू 1/b है, सही है। अच्छा, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म ऊपर में क्या है, सॉरी नीचे वाला पर लिख रहे हैं ना, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, नीचे वाले में 1 है, ऊपर वाले में क्या है कांस्टेंट टर्म, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। अच्छा, तो एक ए से एक ए कैंसल, एक बी से एक बी कैंसल, तो यहाँ से अपने को क्लियरली मिल गया कि जो x1 आएगा, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करेंगे तो x1 क्या आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2, ये तो a आ जाएगा। y1 क्या आ जाएगा, y1 तो सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो y1 विल बी b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। यानी अगर कोई पूछे कि बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, तो जो आर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा ए कॉस, ठीक है, ऊपर में क्या है बड़ा वाला एंगल, तो थीटा 1 सम का आधा, सम ऑफ एंगल्स का आधा, उसको हमने एल बोल दिया, लार्ज वाला एंगल एल बोल दिया, ऐसे जस्ट याद रखने के लिए, एल फॉर लार्ज एंगल और एस फॉर स्मॉल एंगल, तो हमने कॉस एस किसको ले लिया, थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 को ले लिया, कॉमा बी साइन लार्ज एंगल अपॉन कॉस स्मॉल एंगल, तो यही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर। देख लो इसको, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली। तो जो मेथड वन था वो फेल, मतलब बेकार मेथड है ना, इसको यूज नहीं करेंगे, इसमें तो फंस जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। मेथड 2 में आखिर हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ने का फायदा क्या हुआ, कॉर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 थीटा 2 जब पढ़ ही लिया, तो हमने क्या किया, एक तरीके से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लिया, फिर पीक्यू का इक्वेशन दो तरीके से लिखा, एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मान के लिखा और एक थीटा 1 थीटा 2 को ज्वाइन वाला कॉर्ड मान के लिखा, दोनों लाइन को कंपेयर कर दिया, अपने को x1 x2 x1 y1 निकल गया। क्लियर है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लिख लिया, हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, सो नेक्स्ट थिंग नॉर्मल, हेडिंग डाल लिया जाए नॉर्मल। नॉर्मल में क्या करेंगे, तो पहले हमने टेंजेंट के क्वेश्चन लिख चुके हैं, क्या क्या होता है टेंजेंट क्वेश्चन, x1 y1 पॉइंट पे, तो x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, देन व्हाट इट विल बी, स्लोप ऑफ एम टी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, रुको, तो m स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा माइनस x1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ x1 अपॉन y1, सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट अपने को तो नॉर्मल क्वेश्चन लिखना है, तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा इसी को रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दो, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, तो ये तो क्या आ गया, नॉर्मल का स्लोप हो गया, ठीक है। और नॉर्मल पास कर रहा होगा कौन से पॉइंट से, x1 y1 से पास कर रहा होगा, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चाहो तो तुम इसी फॉर्म में याद रखो तो भी सही है, बट कई बार तुम्हें इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता है, हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, y टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर x1 माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ x1 y1 इक्वल्स ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ x y1 माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ x1 y1, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, हर एक टर्म को x1 y1 से डिवाइड कर दिया, हर एक टर्म को
x1 y1 से डिवाइड कर दिया, कर लेते हैं डिवाइड। इसको भी हमने x1 y1 से डिवाइड किया, इसको भी हमने x1 y1 से डिवाइड किया, तो यहाँ x1 से x1 निपट गया, यहाँ y1 सॉरी यहाँ x1 था क्या, b स्क्वायर y1 x1, हाँ यहाँ से x1 y1 पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y1 से y1 खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी x1 y1 पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो चीज़ मिला वो क्या मिला, b स्क्वायर y बाई y1 माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर x बाई x1 माइनस a स्क्वायर, ऐसे कुछ हो गया। हमने क्या किया, एक साइड लाया सबको, तो सबको एक साइड किधर लाए, तो हमने इस वाले टर्म को राइट साइड भेज दिया और इस माइनस a स्क्वायर को इधर लेके आ गए, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को जो मिलेगा वो ये चीज़ मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1। तो इस फॉर्म में ही याद रखें, मतलब इस फॉर्म में बुक्स में दिया हुआ रहता है, और याद भी इस फॉर्म रखो तो फायदे में रहोगे, ठीक है। अच्छा, यानी हमने क्या देखा कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1 इज नथिंग बट क्या आ गया भाई, a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सवाल एक ये उठता है कि क्या ये हमेशा ट्रू है, सवाल ये उठता है कि क्या ये हमेशा ट्रू है। सो दिस इज नॉट ऑलवेज, अच्छा सॉरी, अच्छा आप क्या बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे, नहीं, अच्छा इस ये हमेशा ट्रू है कि नहीं, तो हाँ ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि हमने इसको प्रूव करने में कहीं इस बात का इस्तेमाल नहीं किया कि a बड़ा है या a छोटा है, ठीक है। हमने बस एलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 1 मान लिया और कर लिए, तो कहीं इस बात का यूज हुआ ही नहीं कि a बड़ा है कि a छोटा है, ठीक है, b के तुलना में। तो इसका मतलब कि वैलिड फॉर दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ, वैलिड फॉर दोनों ही केस के लिए वैलिड है ये। अच्छा, बट अगर तुम, कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एलिप्स के केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, इसको ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख देते हैं लोग, बट हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर कब लिख सकते हैं, हमने 3 फॉर्म में पढ़ा था ना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला 3 फॉर्म में पढ़े थे, हम 3 फॉर्मूला ये पढ़े थे, एक पढ़े थे ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर एक पढ़े थे ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक पढ़े थे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। तो एक ही फॉर्मूला को हमने 3 फॉर्म में पढ़ा था, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर लिख सकते हैं, बट ऐसा तभी लिख सकते हैं जब बी, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब ऐसा हो, तभी ये होगा, तभी ये होगा। तो ये फॉर्मूला उसी टाइम में वैलिड है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब बी छोटा हो या बड़ा हो, अदरवाइज तो वैलिड ही नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब कि अगर तुम ये फॉर्मूला याद करते हो, ठीक है, तो ये वैलिड ओनली फॉर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। चलो हो गया होगा, अरे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या याद कर लिया, नॉर्मल का इक्वेशन अपने को समझ में आ गया, क्या पता चल गया कि जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो होता है ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कब होता है, एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो तुम ये वाला फॉर्मूला नॉर्मल का हमेशा लगा सकते हो, बट ए स्क्वायर ई स्क्वायर सोच के लगाना, है ना, जब कंफर्म पता हो कि ये बड़ा है बी से तभी लगाना, इस चीज को ए स्क्वायर ई स्क्वायर तभी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो ये हो गया इक्वेशन एट पॉइंट x1 y1। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ नॉर्मल का इक्वेशन एट पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, बताओ पैरामेट्रिक पॉइंट है, बताओ
तो पैरामेट्रिक पॉइंट पे जो नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए वही काम है सिंपली x1 की जगह पे a cos थीटा और y1 की जगह पे b sin थीटा रख दिया, तो क्या मिल जाएगा अपने को a स्क्वायर x बाई x1 क्या है a cos थीटा और माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 जगह पे क्या रख दिया b sin थीटा इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक a से एक खत्म, एक b से एक भी खत्म, तो ax बाई cos थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही कुछ बनेगा। अच्छा, ऐसा कुछ बन गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ए एक्स सेक थीटा। चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, चाहो तो इस फॉर्म में भी, या फिर कोशिश करो इस फॉर्म में याद रखने का कि ये होता है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ये दूसरा फॉर्म हो गया नॉर्मल का। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसको याद करना है बस, और क्या करोगे। ओके, सो हमने नॉर्मल इक्वेशन लिखना सीख गया। तो चूंकि अब ये नॉर्मल इक्वेशन होता है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्री में चीज पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा का फॉर्मूला टैन थीटा के टर्म्स में जानते हैं, वो होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। वैसे ही हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमने ये दोनों फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन और कॉस का। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम tan थीटा बाई 2 को t माने, थोड़ी देर के लिए अगर हम tan थीटा बाई 2 को t माने, तो जो कोसेक थीटा आएगा उसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t, और जो सेक थीटा आएगा उसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम वही चीज उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ए एक्स सेक थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस बी वाई टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, सो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जब इसको तुम एलसीएम लेके लाइक चलो 2t से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको से मल्टीप्लाई करोगे, यही काम करोगे। ठीक है, तो अगर एलसीएम लेके कुछ करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा ए एक्स 2t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी वाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ, जो एलसीएम लिए थे वो राइट साइड में चला जाएगा 2t टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमने ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया, तो ये क्या बन रहा है, ये सम टाइम्स ऑफ टी रेस टू 4 बनेगा प्लस सम टाइम्स ऑफ टी क्यूब बनेगा प्लस सम टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर आएगा प्लस सम टाइम्स ऑफ टी आएगा प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0 आएगा। तो टी में क्या आ गया, बाई क्वाड्रेटिक आ गया। इसका मतलब कि इसके 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 4 रूट्स पॉसिबल हैं इसके। ठीक है, तो अच्छा सॉरी हमने क्या किया, ठीक है पहले ये तो हमने क्या किया, ऐसा कुछ लिख दिया। अब मान लो कि हमारा कहानी कुछ ऐसा था कि एक इलिप्स ले लिए, ठीक है, और इलिप्स पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए, एक नॉर्मल ड्रॉ किए थीटा पॉइंट पे। ठीक है, थीटा पॉइंट पे ये इलिप्स का नॉर्मल है, और ये नॉर्मल जो वो एच कॉमा के पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल एच कॉमा के पॉइंट से पास हो रहा है तो हमने क्या देखा, तो हम एक्स वाई की जगह पे क्या रख देंगे, एच के रख देंगे, तो वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो इसमें वेरिएबल के नाम पे सिर्फ टी बचेगा, वेरिएबल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक्स वाई की जगह पे अगर हम एच के रख देंगे तो वेरिएबल गायब हो जाएगा, और अपने को सिर्फ टी बचेगा, तो यहाँ पे एच के रख देता है।
तो हमने एक्स की जगह पे क्या रख दिया, एच के रख दिया। एच के रखने के बाद वेरिएबल के नाम पे सिर्फ टी है, तो टी में एक बाई क्वाड्रेटिक मिल गया, इसके 4 रूट्स होंगे t1, t2, t3, t4। तो चूंकि ये बाई क्वाड्रेटिक बना, इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट से एक इलिप्स पे मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम 4 नॉर्मल, उससे कम भी हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द इलिप्स। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, लिख लिया हो गया। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at the ends of latera recta and prove that each passes through an end of minor axis, passes through an end of minor axis if e raised to 4 plus e square equals to 1। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो देख लेते हैं इलिप्स क्या है। इलिप्स वही स्टैंडर्ड इलिप्स दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया नहीं है, मतलब तुम मान लो वही दिया हुआ। तो हमने क्या किया, वही अपना इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स है, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। तो लैटेरा रेक्टा के एंड पे, यानी किसी भी एक एंड पे हम, लाइक ये L1 और L1 डैश है, तो अगर हम L1 पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है अगर हम L1 पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे L1 पॉइंट पे, तो वो एंड ऑफ वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, यानी कि वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस क्या ये है, वो इससे पास करेगा। कब करेगा, जब e रेज़ टू 4 प्लस ई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो देखते हैं इसको प्रूव करके 0,b से पास करेगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। तो L1 का जो कोऑर्डिनेट होता है वो ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए होता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो क्या है नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, सॉरी एक्स तो एक्स ही रहेगा, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो ए स्क्वायर एक्स बाई x1 की जगह पे ए ही आ जाएगा। बी स्क्वायर वाई बाई y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ए से एक ए खत्म, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स बाई ई माइनस, इसमें भी ए ऊपर चला जाएगा, तो ए वाई इक्वल्स टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, तो हमने मान लिया कि इसमें ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे में से एक कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स बाई ई माइनस वाई इक्वल टू दिस। एक ए से एक ए कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ए से एक ए कैंसिल करा दिया, तो एक्स बाई ई माइनस वाई इक्वल्स ए ई स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। तो बोल रहा है कि अगर ई रेस टू 4 प्लस ई स्क्वायर, ई रेस टू 4, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ई रेस टू 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो फिर ये 0,b से पास कर जाएगा, ये मान मुझे दिया है, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, कैसे होगा? तो हमने क्या किया, यानी कि हम उल्टा सोच रहे हैं, हम इसमें 0,b सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अगर ये होगा तो वो 0,b से पास करेगा, तो हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ये 0,b से पास करेगा तो ये रिजल्ट आएगा, देखते हैं वो करके। तो हमने इसमें 0,b को सेटिस्फाई करा दिया, सॉरी 0,-b को सेटिस्फाई करा दिया, 0,-b आएगा यहाँ पे। 0,-b को सेटिस्फाई कराएंगे तो x तो 0 खत्म हो जाएगा, यानी तो माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, यहाँ से अपने को b बाई ए बराबर ई स्क्वायर मिला, ठीक है। और b बाई ए किसके बराबर होता है, तो हमने पढ़ रखा है कि ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब कि b बाई ए को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ए उठा के यहाँ पे डाल देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड कर दिए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर ई रेस टू 4। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ई रेस टू 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, बाय, चलो बाय बाय एवरीवन।